हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद नैंसी। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऐसे 9 रूल्स देखेंगे जिनको आप अगर एक भी रूल गलत कर देते हैं तो आपका पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे कौन से रूल हैं? तो चलिए बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। पहला रूल है हमारा, आइडेंटिफाई द एक्सेप्टेड आइटम्स इन द रियलाइजेशन अकाउंट फ्रॉम द बैलेंस शीट। ऐसे आइटम्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे जो हमें अपने रियलाइजेशन अकाउंट में इंक्लूड नहीं करने। तो कौन से आइटम हैं? कैश एंड बैंक बैलेंस, जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, कॉन्टिजेंसी रिजर्व्स, डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सारी चीजें ना हमने रियलाइजेशन की थ्योरी जब पढ़ी थी, पहले वाली वीडियो हैं, उसके अंदर इनके रीजन देखे थे कि किन रीजंस की वजह से हम इनको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको ये रूल्स अंडरस्टैंड हो सकें। तो देखिए, ये एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन गिवन है, हमें बैलेंस शीट दी गई है किसी फर्म की जिसमें दिया और रिया पार्टनर हैं, और बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या चीज़ें गिवन है? कैश गिवन है, एसेट्स में हमारा डिबेंचर्स हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, प्लांट एंड मशीनरी दिया है, लोन, और लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, उसके बाद लोन्स, रिया का जर्नल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, रियाज कैपिटल एंड दियाज कैपिटल। तो ऐसी आइटम हमने आइडेंटिफाई करनी है सबसे पहले जो हमारी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आती। तो हमारा कैश है वो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। उसके बाद हमारा दिया का लोन इंक्लूड नहीं होएगा, रिया का लोन इंक्लूड नहीं होएगा, जर्नल रिजर्व इंक्लूड नहीं होंगे, और रिया की कैपिटल इंक्लूड नहीं होगी, दिया की कैपिटल इंक्लूड नहीं होगी। तो सबसे पहले ये चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डेबिट ऑल द एसेट्स ऑन बुक वैल्यू और ग्रोस वैल्यू। अब सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि हम जितनी भी हमारी एसेट्स होती हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड डालते हैं उनकी ग्रोस वैल्यू पे और बुक वैल्यू पे। तो ग्रोस वैल्यू और बुक वैल्यू कौन सी है? जब हमने वो एसेट परचेज की थी उस टाइम उसकी जो वैल्यू हमने बुक्स में एंटर की थी उस वैल्यू पे हम सबसे पहले डेबिट करेंगे। तो क्या देखो, इसी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर्स दे रखी हैं, एसेट्स में स्टॉक दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है। तो हमने जब हम अपने रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इसको डालेंगे ना तो डिबेंचर्स हमने 42,000 के डाले हैं, और इसमें जब हमने प्रोविजंस लेस करे उसके बाद वैल्यू 36,000 की बनी थी। लेकिन हमें पता है कि ग्रोस वैल्यू पे या हम क्या करेंगे, उसको एंटर करेंगे, तो हमारी ग्रोस वैल्यू 42,000 की है। तो यही 42,000 हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालेंगे। ये देखो, हम सारी एसेट जितनी भी हमारी बैलेंस शीट के अंदर गिवन है उनको पहले बुक वैल्यू के ऊपर डेबिट साइड में डालेंगे। तो पहला हमारा हो गया डिबेंचर, उसके बाद स्टॉक डाल दिया हमने 12,000 के, सेम वैल्यू पे डालेंगे हम जो हमारी बुक वैल्यू दी गई है। इन्वेस्टमेंट हमने 18,000 की डाल दी, ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हमने 39,000 की डाल दी। इनमें कोई भी चेंज नहीं किया हमने। उसके बाद हम क्या करते हैं? क्रेडिट ऑल लाइबिलिटी ऑन फेस वैल्यू। जितनी भी हमारी क्रेडिट लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट साइड में डालेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की। हमने एसेट्स तो हमने एक बार डाल दी, कहाँ पे? डेबिट साइड में। अब लाइबिलिटीज को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे। तो कौन सी लाइबिलिटी हमारी? सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के हैं, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारे 60,000 के होंगे। उसके बाद हम उससे पहले क्या डालेंगे? हमने पता है कि हम क्रेडिटर साइड प्रोविजंस डालते हैं जितने भी हमारे होते हैं, तो हमारे 6,000 के प्रोविजंस हैं, ये हमने डाल दिए। आगे इसका और भी एक्सप्लेनेशन आएगी उसके अंदर, और डिटेल से मैं बताऊंगी आपको। तो ये 6,000 हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद और क्या लाइबिलिटी थी हमारी? जर्नल रिजर्व नहीं आएंगे, लोन्स नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये आएगा हमारा 2,000 का, तो ये भी हमने डाल दिया 2,000 रुपये का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के ऊपर भी आगे कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने डाल रखी है, वो और डिटेल में आप पढ़ोगे तो वो और ज़्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट है फोर्थ रूल, क्या है? क्रेडिट एसेट्स ऑन सेल। जितनी भी हमारी एसेट्स हैं उसके बाद जब हम उनको सेल करेंगे ना, उन सारी चीज़ों को पहले तो हमने बुक वैल्यू पे डेबिट की थी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, लेकिन जब हम सेल करेंगे ना उन एसेट्स को हम क्रेडिट साइड डालेंगे। अब जो भी हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम डालेंगे कि मान लो इसमें दे रखा है कि डिबेंचर रियलाइज हुए 10% लेस अमाउंट फ्रॉम
ड्यू फ्रॉम देम, कि जितने के भी डिवेंचर्स थे उससे हमें 10% वैल्यू कम मिली है। उसी तरीके से स्टॉक टेकन ओवर बाय रिया के 7,000 का स्टॉक ले लिया, 12,000 का था 7,000 का ले लिया। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमारी जितनी भी एसेट से हमें वैल्यू रियलाइज हुई है वो हम क्रेडिट साइड डालेंगे। एसेट को जब हम बेचेंगे तो हमारी क्रेडिट साइड आएगी, और लाइबिलिटीज की हम पेमेंट करेंगे उस टाइम वो हमारी डेबिट साइड आएगी। अब देखो जो हमारी सनरी क्रेडिटर्स थे 60,000 के, तो वो एडजस्टमेंट के अंदर देखेंगे क्या फुल पेमेंट की है या फिर कुछ डिस्काउंट पे हमें मिल गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने पेमेंट करी है। तो ये देखो क्रेडिटर्स हमारे आगे कहाँ है, ये देखो टू कैश हमने पेमेंट करी है क्रेडिटर्स की। इसमें एक एडजस्टमेंट एंट्री दी गई थी कि आपको ये देखो क्रेडिटर वेर पेड ऑफ बाय गिविंग देम द प्लांट एंड मशीनरी एट द डिस्काउंट ऑफ 10% इन द बैलेंस इन कैश, कि जो हमने हमारे क्रेडिटर्स थे उनके बदले हमने जो हमारी प्लांट एंड मशीनरी थी वो दे दी, और वो दी हमने 10% डिस्काउंट के ऊपर। और जितने भी बैलेंस हमारी बच जाती है प्लांट एंड मशीनरी के बाद, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी तो ओनली 39,000 की थी, उसमें से भी हमने 10% डिस्काउंट पे दी है, तो बैलेंस जितना भी है वो हम कैश के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो ये कैश वाली वैल्यू आ गई। उसके बाद रिया का लोन है, उस पे इंटरेस्ट हमने पे कर रखा है। रियाज लोन वर पेड विद इंटरेस्ट 5,500, तो ये भी हमने डाल दिया इसके अंदर। तो जितने भी हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है, लाइबिलिटीज की पेमेंट के टाइम पे वो हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट रूल क्या हमारा, क्रेडिट प्रोविजंस ऑन क्रेडिट साइड, ये मिस्टेक हो रखी है, यहाँ आएगा क्रेडिट ऑल प्रोविजंस। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेप्थ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन सारे प्रोविजंस को एक बात ध्यान रखो, रिजर्व्स को आप क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, और जितने भी प्रोविजंस हैं उनको हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में आप प्रोविजंस को क्यों डालते हो, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज के लिए बनाए जाते हैं। आप देखो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट्स कि मतलब अगर हमारी कंपनी में पैसा डूबने के चांसेस हैं तो उसके लिए प्रोविजन बनाया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कि हमने जो मशीनरी खरीदी थी उसके लिए, तो ये स्पेसिफिक है, मतलब किसी ना किसी पर्पज के लिए बनाई है। अब ये देखो जर्नल रिजर्व्स हैं, जर्नल रिजर्व्स को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो वो हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके अंदर अब देखो जितने हमने देखा कि प्रोविजंस को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमारा इसके अंदर प्रोविजन दिया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 का, तो वो हमने डाल दिया। ये देखो इन्वेस्टमेंट सॉरी ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 का। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर किसी क्रेडिटर ने हमारी एसेट ले ली है अपनी पेमेंट के बदले, कि हमने किसी क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी और उसका हमने एसेट दे दी उसके बदले, तो वो हम बैलेंस शीट के अंदर उस एसेट की एंट्री नहीं दिखाएंगे कि भी हमारी एसेट इतने की रियलाइज हुई, क्योंकि वो हमने कैश नहीं रिसीव हुआ उस एसेट के बेचने से, वो हमने सेटल कर दिया क्रेडिटर्स को देके। अगर हमें कैश रिसीव होता तो हम क्या करते, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डालते, लेकिन इसके बदले हमें कैश रिसीव ही नहीं हुआ तो हम इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं डालेंगे। अब देखो जैसे कि हमने देखा कि जो हमारे क्रेडिटर्स थे उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी ले ली थी हमारी, तो आप देखोगे कहीं भी हमारी सेल के अंदर जब हमने सेल करेंगे एसेट्स को तो उसके अंदर हमारी प्लांट एंड मशीनरी नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद हमने सेल की एंट्री डाल रखी है कि इसके बाद कहीं भी प्लांट एंड मशीनरी नहीं दी गई है। अगर ओनली ये केस उस केस में आता है अगर पार्टनर्स अगर इस एसेट को लेते तब हम इसको इंक्लूड करते, लेकिन क्योंकि क्रेडिटर्स ने ली है और अपनी पेमेंट के बदले ली है तो इस वजह से हम इस प्लांट एंड मशीनरी की एसेट में सेल वैल्यू नहीं दिखाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। और क्या है नेक्स्ट, क्या है, इफ एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एसेट्स आर नॉट गिवन, अगर एसेट और लाइबिलिटी की एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हम ये मान के चलेंगे कि हमने लाइबिलिटीज को फुल पेमेंट करी है और हमारी एसेट है वो भी फुल वैल्यू पे भी की है। अब देखो अगर किसी इनमें से किसी के बारे में ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी गई है हमें, इसमें से बैलेंस शीट के बारे में कहीं भी अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं गिवन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, और अगर एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं गिवन, तो हम ये मानेंगे कि अगर मान लो स्टॉक के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होता कि इसमें तो दिया गया है कि 7,000 का रिया ने स्टॉक ले लिया, अगर स्टॉक के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होता ना तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारा एसेट जो स्टॉक है वो फुल वैल्यू पे बिका है। तो हम क्या करेंगे, टू कैश करके
स्टॉक को यहाँ डालते 12,000 पे। इसी तरीके से अगर लाइबिलिटी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, तो हम मान लो सन्ड्री क्रेडिटर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, जो ये 60,000 की अमाउंट है उसकी फुल पेमेंट मानेंगे और हम इसको डेबिट साइड में डाल देते। उसके बाद क्या गया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आर रिकॉर्डेड इन रियलाइजेशन अकाउंट ओनली व्हेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन द बैलेंस शीट। जो हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स हैं सिर्फ और सिर्फ उसी केस में हम रियलाइजेशन अकाउंट में डालेंगे अगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है। अब देखो हमारी बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है 18,000 की, अगर ये इन्वेस्टमेंट की अमाउंट या इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं होती तो हम इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालते, वो हम पूरा का पूरा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। लेकिन क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट गिवन है तो इसके अंदर हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर डाल लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके हमने अमाउंट डाल दी। उसके बाद क्या है, इफ गुडविल आर गिवन इन बैलेंस शीट एंड रियलाइजेशन वैल्यू आर नॉट गिवन इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट व्हेन एसेट आर रियलाइज। अगर हमारी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल तो गिवन है लेकिन रियलाइजेशन के टाइम पे हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं गिवन, तो हम एक गुडविल ऐसी वैल्यू है जिसकी हम एंट्री सेल पे नहीं डालेंगे। हमने देखा जो हमारी पास्ट एडजस्टमेंट थी, एक रूल देखा हमने इससे पहले, ये वाला रूल कि अगर इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी एसेट के बारे में या लाइबिलिटी के बारे में नहीं गिवन तो ये मान लिया जाता था कि हमने अगर लाइबिलिटी के बारे में नहीं गिवन तो फुल पेमेंट लाइबिलिटी की है और एसेट के बारे में नहीं गिवन तो हमारी फुल वैल्यू पे हमारी एसेट सेल हुई है। लेकिन गुडविल एक ऐसी चीज है अगर उसके बारे में हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, बैलेंस शीट के अंदर तो दिखा रखी है लेकिन हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालेंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये हमारी एक इंटेंजेबल एसेट है, ठीक है। तो ये रीजन है कि हम गुडविल को रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर नहीं डालेंगे अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो ये सारे रूल्स हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी गलत कर देते हैं तो आपका पूरा रियलाइजेशन अकाउंट गलत हो सकता है, तो बी केयरफुल।